दो मासेस हैं m1 और m2, और दोनों हम्म मान लेते हैं स्मॉल डी डिस्टेंस। तो हम्म उनका जो सेंटर ऑफ मास है मान लो स्टार्टिंग में ये, अब ये दोनों ब्लॉक हम्म एक दूसरे की तरफ मूव करने लगे, ठीक है। हम्म और मूव क्यों कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से। तो बताना है कि जब टी टाइम बाद, जब मान लेते हैं ये ब्लॉक्स आर डिस्टेंस दूरी पर आ गए थे, हम्म तो सेंटर ऑफ मास कितना मूव कर चुका था उसकी डिस्टेंस। यानी अगर हमें ये पता हो कि सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या है, तो हम बता सकते हैं हम्म टी टाइम में ये कितना मूव कर चुका होगा। अब देखो, हम्म इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, क्योंकि इनिशियली दोनों बॉडी रेस्ट, ठीक है। हम्म और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है कि ये जो हम्म फोर्स है ये इंटरनल फोर्स, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसीलिए सेंटर ऑफ मास की स्पीड या वेलोसिटी जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। अगर वो इनिशियली हम्म जीरो थी तो अभी भी जीरो रहेगी। अगर सेंटर ऑफ मास की स्पीड जीरो, यानी सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि इसका आंसर ये है हम्म कि टी टाइम बाद डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास का जीरो हो जाए। अगला हम्म क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक बड़ी है, इसका मास m है, हम्म, और इसका रेडियस है कैपिटल आर। ठीक। इसका बॉडी है, इसका मास मान लेते हैं, इसका मास है 5m, रेडियस है, हुआ और ये दोनों जैसे 12 r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, इनके सेंटर्स के बीच की दूरी। ठीक है। अब अगर ये मूव करने लगते हैं, ठीक है, नो। तो हमको ये बताना है कि जब कोलिजन होगा तो उससे पहले ये जो स्मॉल बॉडी है ना, ये कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। सीधी सी बात है, इनका ध्यान से समझो। अगर इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हो, एक्स यू है, ठीक है ना, और हम्म थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये ओरिजिन है, ठीक है। तो पहला मास तो ओरिजिन पे ही रखा हुआ है, और दूसरा मास कितनी हम्म डिस्टेंस पे रखा हुआ है, दूसरे मास की पोजीशन होनी चाहिए 12 r 0 होना चाहिए ना। तो अगर हम हम्म एक्स यू एम निकालें, क्या वो एक्स यू एम, ये जो डिस्टेंस होगी एक्स यू एम, क्या ये होना चाहिए m इंटू जीरो प्लस 12 r 5m और टोटल मास m प्लस 5, यानी कि ये सॉल्व करने पे 10m आएगा, और 5 2 10, 6 r आ जाना। हम्म बात क्लियर हो गई? इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? 6 r डिस्टेंस, ठीक। हम्म अब होगा ये कि ये सेंटर ऑफ मास होगा, अमन, अच्छा। अगर मान लीजिए जैसे तुमने एक यहाँ ओरिजिन पे ले लिया एम वाले सेंटर पे, ठीक, ठीक है। अगर मान लो हम कहीं इन बिटवीन ले लें ओ से एक्स डिस्टेंस पे मान लो। कोई दिक्कत नहीं है, बस तुमको एक पोजीशन डिफाइन करनी पड़ेगी ना कि हमारा ओरिजिन कहाँ पे है, क्योंकि बिना रेफरेंस के सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे, बिना रेफरेंस एक्सिस। चाहे यहाँ मानो, चाहे ओरिजिन यहाँ मान लो। अब बीच में मानने का हम्म कोई तुक नहीं बैठता है कि मान लो यहाँ माने आर डिस्टेंस दूरी पर, क्या मतलब है। और हम्म बीच में मिड पे या तो मानो, तो हम्म जो जैसे मिड पे माना होता तो मिड से जो डिस्टेंस आती वो हो जाती है, ठीक। ठीक है। तो इसके सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी है? 6 r, 6 r पे का वो आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। सही आ सेंटर रहा ऑफ है ना? मास कुछ और तो नहीं आ निकालने रहा है? की चेक कर लो एक बार। कह सेंटर रहे, सेंटर ऑफ मास निकालने की क्यों जरूरत पड़ी हाँ, हमको, अब क्योंकि सेंटर ऑफ मास इसमें निकालने डिस्टेंस। की जरूरत। अब देखिए, अभी जो पहला क्वेश्चन किया है वो क्या कह रहा था, तो हमने ये बताया था कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड जीरो, मतलब कांस्टेंट रहती है, क्योंकि इनिशियल अमन, स्पीड हो। हाँ, अमन, आई थिंक 10 आना चाहिए। क्यों? देख लो, एक बार कंफर्म कर लो, देखो हो जाएगा हाँ 10 होगा, सही बता रहे हैं, 12 10 r होगा। इंटू 5m अपॉन 6m। हाँ, वही हम कह रहे थे, 10 कंफर्म होगा। कर लो। ये हो जाएगा 6 2 हाँ, 6 to the 12, 10 10 होगा। r आ जाएगा, ठीक है? तो एक्स यू एम आ गया हमारा, मान लेते हैं यहाँ कहीं होगा एक्स यू एम 10 r, ठीक है। हाँ। ये, 10 बोले तो एक सरफेस के पास उसके, हाँ, इसके ही लगभग करीब करीब, हाँ, कह सकते हो यहाँ पे बिल्कुल उसके होगा, सरफेस। क्योंकि इसका रेडियस 2 r, सही कह रहे हो, बिल्कुल यहाँ पे आएगा, है ना। हम्म ये सेंटर ऑफ आया। हाँ, जस्ट बिफोर कोलिजन वाला यही हाँ, स्थिति है। अब देखो, अब क्योंकि होगा ये, क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या रहेगी? जीरो रहेगी। क्यों जीरो रहेगी? क्योंकि वो इनिशियली मूव ही नहीं कर रहा है, और हम्म एक्सटर्नल फोर्सेस लग नहीं रहे हैं, हम्म ठीक है। तो जस्ट तो कोलिजन एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे होगा, ठीक है। है ना। तो अगर कोलिजन इस पॉइंट पे होगा तो स्मॉलर मास कितने डिस्टेंस ट्रेवल करके क्या होगा, ये 9 आर। डिस्टेंस मुझे निकालना है। 9 आर। 9 r,
क्यों 9r क्यों? क्योंकि टकराव तो सरफेस के बीच में होगा, सेंटर ऑफ मास के बीच में तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये 10r में से 1 आर माइनस कर दो तो 9r छोटा बचेगा। वाला। 1 मिनट रुको, 1 मिनट जरा आंसर लिख रहे आ नहीं रहा है। तो हमारा आ गया। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस ओवरऑल 9r है। ठीक है। ठीक है, अब देखो जाहिर सी बात है टकराना इस पॉइंट पे होगा, ये भी कुछ आगे आएगा और ये भी। मान लेते हैं कि जहां भी टकराएंगे, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं जहां भी टकराएंगे, मान लेते हैं इस पॉइंट पे टकराएंगे, ये थोड़ा आगे आ जाएगा और ये भी आगे आ जाएगा। ठीक है, हम्म तो मान लेते हैं ये x डिस्टेंस दूरी पे टकरा रहे हैं। अच्छा, हम्म इस x पे, इस x, क्योंकि ये जो पॉइंट होगा ये यही पॉइंट सेंटर ऑफ मास वाला ही पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है। सेंटर ऑफ मास वाला ही पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। सेंटर ऑफ हम्म मास के अबाउट टोटल मोमेंटम, मोमेंट जीरो होता है ना, मोमेंट ऑफ मास। तो क्या हम्म इसको हम ये नहीं लिख सकते m इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस होगी 9r माइनस एक्स, हो जाएगा 5m टाइम्स 9r माइनस एक्स हो जाएगा। हम्म अब इसको सॉल्व कर ले अगर हम, क्या आ जाएगा आंसर हमारा? 5 5x 6x 6x इक्वल 5r, 5r x की वैल्यू 5/6r, x की वैल्यू वही 6 आएगी 7 7.5। 7.5r। क्लियर है? तो इस तरीके से सोच रहे थे कि यहीं पे टकराएगा, यहीं नहीं टकराएगा, मतलब ये आगे आ जाएगा और ये भी आगे आ जाएगा, टकराएगा यही पॉइंट समझो शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। ठीक मोमेंट आप फोर्स लगाए ना। है, मोमेंट ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास जीरो होता है, उसी को प्रॉब्लम कह रहा है कि मान लेते हैं एक मास है, वो एक्स के लॉन्ग मूव कर रहा है, मास कैपिटल है, स्मॉल है, ठीक है, वो मूव कर रहा है एक्स के लॉन्ग, यानी कि अगर एक्स के लॉन्ग मूव कर रहा है तो वाई के लॉन्ग, वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो। अब मान लेते हैं थोड़ी जी। देर बाद, टी टाइम बाद, वो एक्सप्लोड कर गया, दो पार्ट में ब्रेक हो गया, एक पार्ट ऊपर हम्म चला गया, वो जो ऊपर पार्ट चला गया एन इंस्टेंट स्मॉलर, मान लेते हैं स्मॉलर पार्ट पर गया है। ठीक है, हम्म इन्होंने कहा है कि स्मॉलर पार्ट जो है m/4 वो 15 सेंटीमीटर हाइट पे चला गया, ये लाइन एक्सिस के रिस्पेक्ट में, यानी इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये 15 मीटर ऊपर चला। तो दैट्स व्हाई दूसरा वाला भी नीचे आया होगा ना। हम्म मान लेते हैं वो यहाँ आ गया, m/3 m/4 आ गया होगा। ठीक है, अब ये देखो सोचने वाली बात है, क्योंकि वाई के लॉन्ग एक्स कोई वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, हम्म इसका मतलब इसके सेंटर ऑफ मास की जो मतलब वेलोसिटी होगी वाई के लॉन्ग जीरो होगी, हम्म यानी कि अगर इसका सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पे था इस लाइन पे, तो वो इसी लाइन पे अभी भी रहेगा। हम्म तो ये दोनों दूर जाते रहेंगे लेकिन सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहेगा। हम्म ठीक है, अब ये मान लो एक्स डिस्टेंस दूर चला आया है, अगर सेंटर ऑफ मास ये है, पीछे बताया वही लगा सकते हैं कि 3 × m/4 इक्वल टू एक्स क्यों मानो वाई मान लो, इक्वल टू वाई इंटू 3 m/4 नहीं होना चाहिए, एम कट जाएगा तो वाई की वैल्यू 5 आ जाएगी, यानी वाई की अगर, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन के टर्म में बताना है ना, तो ये +15 ऊपर है तो ये वाई -5। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, एक रॉड है, मान लेते हैं रॉड की ओवरऑल लेंथ 1 मीटर, इसी को 0 मान लेते हैं, यही मेरी एक्स एक्सिस है, हमको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो मान लेते हैं कि एक एक्स डिस्टेंस दूरी पर एक स्मॉल मास का पार्ट ऑफ मान लिया dm की लेंथ मान लेते हैं dx। तो एक्सियम का फॉर्मूला का इंटीग्रल फॉर्म में, इंटीग्रल ऑफ एक्स एम ऑन इंटीग्रल ऑफ dm। ठीक है, अब लिमिट्स क्या रहेंगी? 0 से 1 की। अब हम क्या कर सकते हैं? 1 एक्स डीएम की जगह क्या लिख सकते हैं? डीएम की जगह लिख सकते हैं, देखो डीएम बाई डी एक्स, यही हमारा रो एक्स यहाँ दिया, क्या हमें दिया है a1 + bx है ना। डीएम बाई, क्योंकि ये मास पर यूनिट लेंथ, डेंसिटी यहाँ पे एक्स के टर्म में दे रखी है, यानी मास पर यूनिट लेंथ दिया है। अगर हम डीएम बाई डी एक्स देखें तो ये दिया, तो हम यहाँ से डीएम की वैल्यू ये लिख सकते हैं ना, a × dx,
आ जाएगा, यहाँ पर आएगा डीएम की जगह ये आ जाएगा, और एक्स ऑलरेडी है तो मल्टीप्लाई ए तो कॉन्स्टेंट ले लो, एक्स का हाँ मल्टीप्लाई करके हो जाएगा एक्स प्लस बी एक्स क्यूब एक्स। ठीक है, साइड में ऐसे हाँ ही ए कांस्टेंट बाहर और केवल डीएम की जगह आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाँ ए से ए कट जाएगा हाँ और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा। ठीक है, हाँ हाँ और एक्स स्क्वायर बाई 2 में भी 1 माइनस 0 रखेंगे तो 1 आएगा, 1/2 प्लस बी एक्स का एक्स पावर 4/4 आएगा, 1 माइनस तो हाँ 1/4 आएगा। बी बाई ऊपर में 4 ये 1 1 तो प्लस एक्स बी बाई आएगा 3 तो एक्स का 1 प्लस बी एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, और फिर 1 को सॉल्व कर लेते हैं, आएगा 4 प्लस बी वही आएगा प्लस पहला वाला। ठीक है, हाँ प्लस बी बाई 4 आ जाएगा 3 प्लस बी पर आ। हाँ ठीक है, आंसर आया, हाँ सही है। आगे बढ़, एक मास ये है, मान लेते हैं m1 का मास ये, अब ये उन्होंने खुद ही बोल दिया है कि ये पोजीशन पे है और ये L को x एक्सिस मान। अब इस वाले पे v0 स्पीड दी गई, तो हमको बताना है कि t टाइम बाद इसका सेंटर कहाँ होगा। मान लेते हैं पहले यहाँ पे सेंटर था, यही हमारा ओरिजिन है, और सेंटर मान लेते हैं यहाँ पे था, एक्सियोम यहाँ पे था, चलिए ये यहाँ पे था। अब जाहिर सी बात है जब हम इस पे वेलोसिटी देंगे तो ये भी मूव करेगा, फिर थोड़ी देर बाद ये भी मूव करेगा, तो सेंटर ऑफ मास भी तो आगे जाएगा। तो मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास की नई पोजीशन जो है ना एक्सियोम डैश है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ था, अब यहाँ आ गया, तो जब सेंटर ऑफ मास मूव करने चला होगा लगा होगा तो उसकी खुद की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास इस यूएम से ही तो मूव किया गया होगा। तो जो न्यू पोजीशन होगा एक्सियोम डैश, क्या वो जो एक्सियोम डैश होगा वो एक्चुअल में अगर यहाँ से देखें तो एक्सियोम डैश ये पूरा होगा ना, क्या वो एक्सियोम डैश एक्सीओएम प्लस ये डिस्टेंस ट्रेवल जो कि होगी बीसीओएम इंटू टी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, अब बस डाल दो इसको, एक्सियोम एक्सियोम इनिशियली क्या था, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m1 क्या है और x1 क्या है 0 प्लस m2 कितना है और x2 कितना है l अपॉन m1 प्लस m2 प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी, dcom वही का फॉर्मूला होता था M1 v1 m1 v1 m1 v1 था v0 प्लस m2 v2, तो m2 चलिए तो ये रेस्ट पे था अपॉन m1 प्लस m2, तो यहाँ पे टाइम भी लेना है t हो रहा है वो 0 डैश हो जाएगा m2l m1 प्लस m2 ब्रैकेट्स प्लस m1 नॉट बाई m1। ये हमारा आंसर। तो एक रॉड है, सेम क्वेश्चन है कि जैसे रॉड है मान लेते हैं ये 0 से स्टार्ट हो रही है और L पे खत्म हो, और इसकी लीनियर डेंसिटी यानी dm बाई dx हमको दे रखा है इस बार k x बाई l की होल पावर n। सेंटर ऑफ मास जो भी आएगा उसका n पे डिपेंडेंसी आएगी, और फिर हमको बताना है कि सेंटर ऑफ अगर हम n को चेंज करें 0 1 2 3 तो सेंटर ऑफ मास कैसे चेंज होना चाहिए ग्राफ में। तो हम एक्सियोम अगर निकालें तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, उससे l इंटीग्रल x dm, जैसे पीछे किए वैसे ही कर लेते हैं, x dm की जगह आ जाएगा a बाई l a बाई सॉरी k x बाई l की होल पावर n dx। ठीक है, अपॉन में इंटीग्रल 0 से l dm की जगह केवल ये आ जाएगा k x बाई l n dx। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ये कांस्टेंट बाहर निकाल लाएगा ये दोनों, और यहाँ पे नीचे l की पावर n आएगा अभी, और यहाँ भी l की पावर n आएगा वो भी आ जाएगा, पर आएगा x की पावर n प्लस 1 जाएगा x की पावर n, तो x पावर n प्लस 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2
जाएंगी 0 एल डिवाइडेड बाई एक्स की पावर n प्लस 1 n जाएंगी एल रखने पे एल आएगा, 0 रखने एक्स यूएन की वैल्यू जो आई हमारे पास n प्लस 1 अपॉन n प्लस एक्स की पावर n प्लस 2 को डिवाइड करेंगे एक्स पावर n यानी एक्स एल सॉरी एल क्या आया, ठीक है ना? यही तो निकाला था मैं। ठीक है, गुड। अब देखो जब n की वैल्यू 0 है क्या हो रहा है, n की वैल्यू 0 तो पे एल एक्स ही यूएन आ रहा कितना है हो रहा है, 0, एल बाई सॉरी टू, L/2। एल बाई टू हो रहा है, यानी कि एल हम्म बाई टू से स्टार्ट होना चाहिए। ये ग्राफ तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है या ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। पता क्यों नहीं? कि यहाँ पे ये कह रहा चाह रहा है कि एल बाई टू कॉन्स्टेंट रहेगा फॉर सम टाइम। ऐसा भी नहीं है क्योंकि एन की हम्म जगह 0 पे ही ये एल आ रहा है, उसके बाद नहीं आ रहा, तो ये तो गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, यही होना चाहिए। अब देखो एन की जगह इन्फिनिटी अगर हम रखें, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करें तो क्या होगा? एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जब हम करेंगे तो हम हम्म लिमिट्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। लिमिट्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ऊपर से एन कॉमन हम्म ले लो और 1 + 1/n, और नीचे से भी n कॉमन ले लो 1 + 2/n, और l एन एन काट दो। अब n की जगह इन्फिनिटी रख दो तो एक्स यूएम कितना आएगा, l आएगा ना। हम्म फिर ऐसे ही अप्रोच कराते थे कि ये आंसर हम्म सही है, l/2 से इंक्रीज करता हुआ। ये दोनों ये नहीं है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें ये नहीं मालूम कि कब तक ये कांस्टेंट रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ हम्म ऐसा आया होता कि हाँ n की डिफरेंट वैल्यूज पे ये कांस्टेंट आ रहा है, तो वो हम हम्म बताते कि हाँ यहाँ पे, फिर ये भी देखते कि किस पॉइंट पे ये चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंजिंग भी आ रही है, ठीक है, हम्म फिर इंक्रीज करेगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रॉब्लम में इन्होंने कहा है कि एक साइकिल है, साइकिल के पीछे का टायर का रेडियस और आगे वाले टायर से डबल है, ठीक है। ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इनकी स्पीड आर है, इसकी मान लो वी एफ बताना है कि वी आर बड़ा होगा वी एफ छोटा होगा एंड सो ऑन। तो जाहिर सी बात है, अगर तुम ध्यान से सोचो, मान लेते हैं साइकिल, साइकिल का ये पूरा पिक्चर है, ठीक है ना। जब ये साइकिल मूव करेगी, क्या इसका आगे का पहिया आगे निकल जा रहा है, पीछे का पहिया पीछे रह जा रहा है? मतलब क्या इन दोनों पहियों के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा? बताओ, नहीं होगा ना। तो अगर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, तो इसका मतलब ये है कि वी आर और वी एफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर ये है कि दोनों व्हील्स का रेडियस बराबर हो, सॉरी, तो व्हील्स का वेलोसिटी या स्पीड बराबर होगा। हाँ, दोनों का एंगुलर स्पीड भले ही डिफरेंट होगा, तो होना भी चाहिए। छोटा वाला है वो तेजी से रिवॉल्व कर रहा होगा, सेम टाइम में ये ज्यादा तेजी से रिवॉल्व कर रहा होगा, मतलब इसके रिवोल्यूशन नंबर ज्यादा होंगे ताकि ये स्पीड में दोनों बराबर रहे। ठीक है, तो ये इसका आंसर यही मैं कहने वाला था कि बात यह है कि साइकिल में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, छोटी पहिया करे चाहे बड़ी पहिया हाँ करे, बराबर करता तो रहता है। बराबर ही है। ठीक है। हाँ, बस यही वो तेजी से घूमता है। हाँ, ठीक है। जो छोटा वाला वो तेजी से घूमेगा, मेरा बस इतना कहना था। एंगुलर स्पीड अलग अलग होगी लेकिन मतलब लीनियर स्पीड सेम रहेगी। हाँ, अगला क्वेश्चन। लीनियर स्पीड तो बराबर ही होगी क्योंकि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहे हैं ना। हाँ, हम्म हाँ, यहाँ पे मतलब बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो इक्वेशन ऑफ रोटेशन लगेंगे। इक्वेशन ऑफ रोटेशन याद दिला देते हैं कि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अल्फा टी इक्वेशन थी थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। टी तीसरी स्क्वायर। थी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ठीक है। और जो हम्म थीटा होता था वो 2 पाई इंटू एन होता था, जहाँ एन जो है नंबर ऑफ। ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसका कोई काम नहीं, टॉर्क लग रहा है उसका 550 न्यूटन, ठीक है। हमको ये दे रखा है कि कितने रोटेशन ये कर रहा है, 100 हम्म रेडियंस। अच्छा, ये रेडियंस के ही टर्म में है। एक चीज ध्यान देना है, थीटा जो है ना वो रेडियन में होता है। तो कभी अगर ये मतलब रेडियन में ना दिया हो तो ये फॉर्मूला लगाते हैं 2 पाई एन, लेकिन 200 ऑलरेडी रेडियन में दे रखा है, यानी थीटा मुझे दे रखा है 200, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, हाँ, 200 रेडियन ही कहा 200 है। रोटेशन इन 5 सेकंड है, तो ओमेगा की वैल्यू अगर निकालें तो 40 आएगा। क्या क्यों निकालना है, कहना क्या चाह रहे हो? ओमेगा निकाल लेंगे ना। नहीं,
अल्फा निकालना है ना, इधर ये नहीं सेकंड इक्वेशन लगा देंगे, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट अच्छा हाँ टी टोटल चलिए ठीक है ये भी प्लस सही हाफ ये भी अल्फा सही टी है। स्क्वायर, तो 200 हो जाएगा इक्वल टू, ये जीरो है क्योंकि इनिशियल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, हाफ अल्फा हम्म निकालना है टी की जगह 5 का स्क्वायर 200 इंटू डिवाइडेड बाई 25 अल्फा आ जाएगा 5 5 5 25 5 5 रेडियन पर सेकंड देखते हैं। देखो अमन हाँ पहले वो रिटार्डेशन निकाल लिए हैं। ठीक ठीक, रिटार्डेशन अब रिटार्डेशन में गलती हो सकती है निकालने में, वैसे 0 पॉइंट मेरा माइनस में 0.03 आया है। जो आया है हाँ उसके बाद वही फर्स्ट रिलेशन में यूज कर लिए हैं तो फाइनल वेलोसिटी 0 रखे हैं, मतलब एंगुलर। और ओमेगा नॉट की वैल्यू वही 110 रिवोल्यूशन पर मिनट, उसको रिवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट किया है मैंने ठीक लेकिन। ठीक। देखो क्या तुमने सही है, थोड़ा लेंथी कर हाँ लिया है, हम तुमको बताते हैं। देखो क्योंकि यहाँ पे हाँ अल्फा जो है, जो कि हाँ। रिटार्डेशन है, वो कांस्टेंट रहेगा, बोलो अगर कैसे? अल्फा तो सेम रहेगा ना, जैसे तुमने निकाला पहले रिटार्डेशन निकाला फिर उसको दोबारा से यूज किया ना, तो हम्म अल्फा सेम है तभी तो दोबारा वही यूज कर रहे हो। हम्म ठीक, तो हम ये नहीं कह सकते कि देखो ऐसे नहीं सोच सकते कि 330 से 110 में चेंज आया तो जो हाँ अल्फा होगा वही 110 से 0 के बीच में भी होगा। हाँ अब 330 से 110 के बीच में टाइम 2 मिनट दिया है हाँ और 110 से 0 होने में टाइम पता करना है, हाँ तो हम ये लगा सकते हैं। अच्छा देखो, तो हम ये लगा सकते हैं कि जैसे इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि मान लेते हैं ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2 है और ये ओमेगा 3 है, तो हम ये नहीं कह सकते हाँ कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन 2 इक्वल टू ओमेगा 3 माइनस ओमेगा 2 अपॉन टी, बोलो। हम्म अब देखो यहाँ पे ना कमाल की बात ये है कि देखो दोनों तरफ चीजें बराबर हैं, तो अगर हम यूनिट को चेंज ना भी करें तो भी आंसर आ जाए। यहाँ पे हाँ रिवॉल्यूशन पर मिनट को अगर हम सेकंड में ना भी चेंज करें ना तब भी आंसर आ जाए। देखो क्या आ जाएगा, 110 माइनस 330 अपॉन 2 इक्वल टू 0 माइनस 110 अपॉन टी, तो ये सॉल्व ठीक। करके आएगा 220 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 220 माइनस 110 अपॉन टी, एक जीरो कट गया, 11 टू 22 कट गया, ये कटा, टाइम की वैल्यू आ गई 1 तो 1 मिनट में यही ये तो मेरा भी है 1 मिनट कि में मेरा ये, सेकंड में आया तो 60 सेकंड आ रहे हैं। तो ये कह सकते हो 1 मिनट में रुक जाएगा स्टार्टिंग से, तो 2 प्लस 1 3 सेकंड्स बाद 3 मिनट बाद रुकेगा, ठीक है। तो आंसर क्या बोलूं? ठीक है, आंसर आया तो 1 मिनट है, कुछ गलती तो हुई नहीं है मेरे ख्याल से। तो 1 मिनट ही होगा ना, तुम 3 मिनट बता रहे हो ना ये वाला। नहीं, और इसमें कहीं ऑप्शन में 1 मिनट सब मिनट दिया है, 4 मिनट दिया है, 5 मिनट दिया है, 6 मिनट, तो लग रहा है ऑप्शन गलत छपा हुआ है, आंसर यही होगा, ठीक है। ठीक। तो क्योंकि मेरा इसमें भाई कोई, सेकंड में 60 सेकंड आया है तो वही बात हाँ तो वही पड़ी ना। ठीक ठीक सही है, ठीक है, तो 1 मिनट में ये रुक जाएगा, क्लियर है। ठीक ओके, ठीक। एक चीज और है, आ, जो रिवॉल्यूशन, ये नोट है, वैसे पता होगा शायद ना पता हो तो लिख बता देते हैं, रिवॉल्यूशन हाँ पर मिनट को, ठीक है, हाँ का दूसरा नाम आरपीएम भी है, हाँ वो तो मालूम है। रोटेशन पर मिनट। और अगर रोटेशन पर मिनट को चेंज करना हो हाँ रेडियन पर सेकंड में, हाँ ठीक है, हाँ तो एक रोटेशन 2 पाई होता है और एक और पर मिनट है तो सॉरी 60। आरपीएम, हाँ, तो इसलिए 60 से डिवाइड कर देंगे, यानी 2 पाई बाई 60 से मल्टीप्लाई करके आंसर रेडियन पर सेकंड में हो जाता है। रेडियन पर सेकंड में यहाँ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इससे डायरेक्ट आंसर आ जाए। आगे ठीक बढ़, ठीक है, आज इतना ठीक ही रखते हैं, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। नेक्स्ट टर्न पे असल में कुछ क्वेश्चंस अभी हमको शॉर्ट करने हैं तो शॉर्ट कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट टर्न पे आगे ओ करते हैं, आ जाएंगे।